नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये पॉलिटिकल साइंस का 8वां लेसन है। अपने एक बुक पूरी हो चुकी है, दूसरी बुक पूरी होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेसन। स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? तो इंडिया में सन 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकारों को मांगना। देश में कई हिस्सों में सी मांगें हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हथियार भी उठाए थे। मतलब कोई राज्य जब अपना हक मांगे, कोई राज्य जब क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना हक मांगे, मतलब वो इतना हक ने दिया हुआ है उससे अधिक हक से मांगे ना, उसे बोलते हैं स्वायत्तता। मतलब एक राज्य अपने ऊपर अपना खुद का कंट्रोल चाहता हो। ठीक है। तो कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि कारण क्षेत्रीयता की भावना पर जब अलगाववाद का रास्ता पकड़ लेती है तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर की जाने वाली विशेष मांगों को ही क्षेत्रीय आकांक्षाएं हम मान सकते हैं। ठीक है। अब क्षेत्रीय का कारण क्या होता है? पहला है धार्मिक विभिन्नताएं, दूसरा है संस्कृति रूप से क्या हो, विभिन्न हो, भौगोलिक रूप से क्या हो, विभिन्न हो, नेताओं का आपसी राजनीतिक स्वार्थ हो, किसी विशेष एरिया का विकास नहीं हो, मतलब असंतुलित विकास हो, और वहाँ की लोकल पार्टियाँ, क्षेत्रीय दल, ये भी क्या उसके कारण है। अब करें बात क्षेत्रवाद की और पृथकवाद में क्या अंतर है। क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और विकास संबंधी जो मांग होती है एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष एरिया आधार पर, उसे बोलते हैं क्षेत्रवाद। पृथकवाद क्या होता है? जब एक राज्य अपने आप को देश से अलग या उस राज्य से अलग होने की मांग कर दे, उसे बोलते हैं पृथकवाद। उदाहरण के लिए भाई, आज से 7 या 8 साल पहले जब तेलंगाना जो एरिया है, उन्होंने अपने आप को आंध्र प्रदेश से अलग होने की जब मांग की थी, उससे आप पृथकवाद मान सकते हैं। जम्मू कश्मीर मुद्दा, जम्मू कश्मीर में क्या है भाई, यहाँ पर विशेष प्रकार के 3 एरिया हैं जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से मुख्य हैं। एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान कब्जे में है और पाकिस्तान कश्मीर को जो कब्जा किया भाग है वो चीन को आगे बेच दिया है। तो आज़ादी से पूर्व जम्मू कश्मीर में राजाओं का राज था। कश्मीर मुद्दे की समस्या की जड़ें, मतलब कश्मीर मुद्दा कब से शुरू हुआ, क्या मुद्दा है, उसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो 1947 से पहले यहाँ पर राजा हरि सिंह का राज हुआ करता था और हरि सिंह चाहते थे वो इंडिया में ना मिले, मतलब वो जम्मू कश्मीर को एक अलग आज़ाद देश के रूप में रखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान मान रहा था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा अपना पद छोड़ दे, और शेख अब्दुल्ला उस समय नेशनल कांग्रेस के नेता थे और वे कांग्रेस के बहुत ही करीबी थे। राजा हरि सिंह ने इसको अलग देश घोषित कर दिया, तो पाकिस्तानी कबाइलों की घुसपैठ आरंभ हो गई। तब यहाँ के राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से सहायता मांगी, और तो भारत ने क्या किया, उनका सहायता की। बदले में भारत ने क्या किया, कश्मीर के भारत में विलीन करवाने पर साइन करवा लिए। तब भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया। पाकिस्तान का उग्रवाद व्यवहार और कश्मीर के अलगाववाद के कारण इस एरिया कभी शांत नहीं रहा। ये क्षेत्र आज तक अशांत बना हुआ है। यहाँ के अलगाववाद की 3 मुख्य बातें। पहला है, यहाँ जो विदेशी ताकतें, पाकिस्तान जैसे देश हैं, वो चाहते हैं कश्मीर को अलग देश बनाना। दूसरा, वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। तीसरा, कुछ लोग चाहते हैं कश्मीर भारत का अंग रहे, परंतु इसको और अधिक अधिकार दिए जाए। बाहरी और आंतरिक विवाद, पाक हमेशा कश्मीर पर अपना दावा करता है। 1947 युद्ध में कश्मीर कुछ हिस्सा पाक के कब्जे में आ गया, जिसे आज वर्तमान में आज़ाद कश्मीर या POK भी कहते हैं। इसी 370 के तहत कश्मीर को अन्य राज्यों से ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई है। 1948 के बाद की राजनीति, पहले CM शेख अब्दुल्ला
देखो यहाँ जम्मू कश्मीर के सीएम थे शेख अब्दुल्ला पहले, ने भूमि सुधार और जन कल्याण के लिए कार्य किया। कश्मीर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीर सरकार में कई बार मतभेद होते थे, इसीलिए 1953 में शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद जो भी नेता आए वो शेख अब्दुल्ला के जितने लोकप्रिय नहीं थे, तो केंद्र के समर्थन पर सत्ता पर हो रहे धांधली का आरोप लग गया। 1953 से 74 तक वहाँ की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का असर रहा था। 1974 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया और शेख अब्दुल्ला का दोबारा से वहाँ का सीएम बना दिया। दोबारा नेशनल कांग्रेस को खड़ा किया गया। 1977 में इस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। तो 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली और फारूक अब्दुल्ला है वो सीएम बन जाते हैं। 1986 में केंद्र ने नेशनल कांग्रेस से चुनावी गठबंधन कर लिया। पंजाब संकट 1920 के दशक में गठित अकाली पार्टी ने पंजाबी भाषी क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके 1966 में हिंदी भाषी हरियाणा और पहाड़ी भाषी हिमाचल को अलग राज्य बनाया गया। अकाली दल से सन 1973 के आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के उन्होंने अलग से कुछ अधिक अधिकारों की मांग की। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख की पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने तो भारत से अलग होकर खालिस्तान नामक देश बनाने की मांग भी की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। तो सरकार ने 1984 में जून के महीने में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या इस सैन्य कार्रवाइयों को सिखों ने अपने धर्म और विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तर भारत में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क गई। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली पार्टी के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाला और भारत के पीएम राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ और इसी समझौते के कारण पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए गए। अब पंजाब समझौते में क्या क्या बातें हुई? पहला, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। दूसरा, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा। पंजाब में उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम बनाया जाएगा। ये था पंजाब समझौता। अब करते हैं बात पूर्वोत्तर भारत की। इस एरिया में 7 राज्य, इसमें भारत की 4% आबादी रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है और ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। संचार व्यवस्था, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इत्यादि यहाँ की समस्याएं रही है और ये यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी मांग, बाहरी लोगों का विरोध यहाँ के मुख्य मुद्दे रहे हैं। स्वायत्तता की मांग। आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी पूरा एरिया असम कहलाता था, जिसमें अनेक भाषा के जनजाति समुदाय रहा करते थे। इन समुदायों ने अपनी विशेषता को सेफ रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की। अलगाववादी आंदोलन। मिजोरम सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा जब उचित ढंग से प्रबंध नहीं किया गया तो यहाँ पर अलगाववाद आंदोलन शुरू हो गया। सन 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF हो गए विद्यार्थियों, इसको आप MNF कर लो। MNF कर लो। लाल रंग के नेतृत्व में आज़ादी की मांग करते हुए एक
से सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगू के बीच में शांति समझौता हो गया और मिजोरम को राज्य बना दिया गया। नागालैंड, नागा नेशनल काउंसिल ने अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में भारत से अलग होने के लिए और एक अलग देश बृहत नागालैंड की मांग के लिए एक सशस्त्र संघर्ष चलाया। कुछ समय बाद एनएनसी में दो गुट, एक ईशान गुट मुजवा जिसे एम बोला गया, दूसरा खापलांग के बोला गया। तो भारत सरकार 2015 में एनएनसी एम गुट से शांति समझौता कर लिया, परंतु अभी भी वहां पर स्थायी रूप से शांति होना बाकी है। बाहरी लोगों का विरोध, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश घुसपैठ और भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोगों को यहाँ के लोग अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। 1979 से असम के क्षेत्र संगठन आसू ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच में शांति समझौता हुआ। सन 2016 के असम विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश घुसपैठ को मुख्य मुद्दा माना गया। द्रविड़ आंदोलन, ये दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध किया और क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इससे दूसरे दक्षिण राज्यों ने समर्थन नहीं मिलने के कारण ये आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नई पार्टी बनी, द्रविड़ कझगम। ये पार्टी कुछ वर्षों के बाद दो भागों बंट गई, डीएमके, आईएमडीके, और ये वर्तमान दोनों ही पार्टियां वहां की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाती है। सिक्किम का विलय, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामले अपने पास रखे और यहाँ के राजा चोंगियाल को सिक्किम का लोकल जो प्रशासन है वो सौंप दिया, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को संभाल न सके। अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय करने का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसे जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था और जहां जनता ने सहमति कर दी कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। भारत सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। गोवा मुक्ति, गोवा, दमन और दीव 16 सदी से पुर्तगाल के अधीन थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी वो ये राज्य पुर्तगालियों के अधीन रहा था। महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रह सहयोग से गोवा में आज़ादी का आंदोलन चलाया गया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर इसे आज़ाद कराया। गोवा, दमन, दीव को संघ शासित एरिया बनाया। गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग होने के लिए यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जनवरी 1967 में और 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक। क्षेत्रीय आकांक्षा होती है कि लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षा दबाने की बजाय इनको बातचीत के माध्यम से पूरा करना अच्छा रहता है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझा जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह अपना आज ये लेसन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही आपकी किताब पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।